नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और यह खुलासा किसी और ने नहीं तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। अंदाजा तो पहले से था कि जिस तरह से देश के अंदर एक टूल किट तैयार की जाती है और उसके बाद भारत की सरकार, मोदी और कुछ भारत के संस्थानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई विदेशी ताकत है। अंदेशा पहले से था और इसलिए यह कहा जा रहा था कि बार बार एक टूल किट आती है थोड़े दिन के अंतराल पर, चाहे वो सीएए के विरोध में मुसलमानों को भड़काकर सड़क पे उतारना हो, फिर चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाकर किसानों को सड़कों पे उतारने की बात हो, फिर चाहे किस तरह से यहां आंदोलन और दंगे कराने की बात हो, जिसमें दिल्ली दंगा प्रमुख रूप से है। ये देखा जा रहा था कि भारत के बाहर से कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इन लोगों को आंदोलित कर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। यह शक और गहरा हुआ जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया, जिसके कारण जहां अडानी ग्रुप का अरबों खरबों रुपया एक झटके में डूब गया और उसके कारण से मोदी को टारगेट किया गया। और इस सारी टूल किट में अगर हाईलाइट करने के लिए कुछ पत्रकार अग्रण होकर के अग्रेसिव हो रहे थे, वहीं हमने देखा कि देश के अंदर जो प्रमुख पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ये कांग्रेस लगातार उस टूल किट की भाषा बोल रही थी और ये अडानी को घेरने के लिए यहां तक कि संसद के अंदर भी मोदी अडानी भाई भाई के जो नारे लगाए गए, लगातार देश की संसद को बाधित किया गया। ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार कांग्रेस को एक बाहर विदेशी संस्था पर इतना यकीन कैसे है और वो एक विदेशी 10 लोगों की संस्था की भाषा कैसे बोल रही है। भारत के अंदर अपनी एक जांच एजेंसियां हैं, लेकिन इन एजेंसियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है, इनकम टैक्स विभाग को भी यह कहा जा रहा है कि ये मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है? ये सब चीजें जब खुलासा हुआ, स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई और इससे बिल्कुल अब तस्वीर साफ हो गई है कि इस सब के पीछे ये जो फंडिंग कर रहे थे ये कौन लोग थे। जैसे ही आपने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो एक सवाल उठ रहा था कि इसको तैयार करने वाली संस्थाओं के पीछे फंडिंग करने वाले कौन हैं। तो यह चीज पता लग रहा था कि इनमें जो जिस तरह की फंडिंग हुई है, कोई ना कोई ऐसा हाथ हो सकता है। तो जॉर्ज सोरस का नाम सामने आ रहा था, जिसके जरिए यह पता लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं लिंक्ड है, क्योंकि जॉर्ज सोरस ने कई मौकों पर उस तरह की हरकत की है जो भारत की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही थी। अब तो जॉर्ज सोरस का वो खुला बयान आ गया है जिसमें वो देश की चुनी हुई सरकार यानी मोदी सरकार को एक तानाशाह की सरकार बता रहे हैं और खुलकर के जॉर्ज सोरस ये कह रहे हैं कि मैं इसके विरुद्ध हूं। तानाशाही जिस भी देश में है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको गिराने के लिए ही मेरा काम है। जॉर्ज सोरस के उस इंटरव्यू में बाकायदा उन्होंने अडानी का नाम लिया। उन्होंने एक बार फिर से अडानी और मोदी के रिश्तों की जिक्र की। तो सवाल यह है कि जॉर्ज सोरस का आखिरकार भारत के एक उद्योगपति से ऐसा क्या लिंक और कनेक्शन है कि वो भाषा बोल रहे हैं जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो। तो चीजें समझ में आती हैं कि जॉर्ज सोरस जो है उसने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम का एक संगठन बना रखा है और उसके जरिए भारत में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको फंड आता है और फिर जब उनको फंड आता है तो वो आगे का काम करते हैं। यानी भारत के अंदर एक टूल किट तैयार होती है, उस टूल किट में कुछ बॉलीवुड के लोगों को जोड़ा जाता है, कुछ पत्रकारों को जोड़ा जाता है और उसमें मीडिया चैनलों को जोड़ा जाता है और फिर राजनीतिक दलों को भी ये काम दिया जाता है कि अब आपको इसके मुद्दे को उठाना है और फिर पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव होता है और सबका एक ही काम है कि किसी तरह मोदी को टारगेट करें, मोदी को बदनाम करें और मोदी को बदनाम करने के लिए एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है जिसके जरिए यह सिद्ध किया जा रहा था कि मोदी तो मुस्लिम विरोधी हैं। यह टारगेट किया जा रहा था। तो एक 2002 की डॉक्यूमेंट्री यानी 21 साल पुरानी
एक किस्से को ला रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा बयान, कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो मोदी को यह सिद्ध कर सकें कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। हालांकि 2002 की मुद्दों को लेकर के जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई, उसमें भी ये चीजें सामने आई कि जिस तरह से वामपंथी विचारधारा के पत्रकार उसमें बयान दे रहे हैं, जिस तरह से धारा 370 कश्मीर में हटाने के बाद के माहौल पर झूठ बोला गया, जिस तरह से दिल्ली दंगों को लेकर भी उसमें झूठ फैलाया गया और यह कोशिश की गई उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए कि यह सिद्ध किया जा सके कि यहां भी मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं ने पुलिस के साथ मिलकर अत्याचार किए और मुसलमानों को ही मारा। लग रहा था कि बीबीसी एक विदेशी चैनल है, विदेशी अखबार है, उनका रेडियो है, ये इस तरह की खबरें क्यों दिखा रहा है। लेकिन अब जब जॉर्ज सोरोस ने वो भाषा बोली है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से मैच खाती है, यानी उन्होंने फिर से एक बार मुस्लिम विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया और मोदी को टारगेट करने की कोशिश की, तो बिल्कुल लिंक होता चला गया। और स्मृति ईरानी ने एक एक करके जो कड़ियां खोली हैं, उसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये जो कांग्रेस है, ये किस तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर मोदी की सरकार को गिराना और मोदी की छवि को खराब करना, मोदी को बेईमान सिद्ध करने के लिए जिस तरह से हमने देखा कि राफेल पर झूठ बोला गया, नोटबंदी पर झूठ बोला गया, जिस तरह से भारत में यह कहा गया कि साहब ये तो बैंकों से मिलकर के बीजेपी वालों ने अपने नोटों को बदल दिया और इससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसको सबसे बड़ा घोटाला कहा गया। अब ये चीजें खुलकर आ रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस ये एक के बाद एक हमले कर रही है और इसमें भारत के जो विदेशी चैनल, विदेशी मूल के चैनल हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन भारत के कई और टीवी चैनल, न्यूज चैनल भी उसमें सुर में सुर मिला रहे हैं। तो अब खुलासा हुआ है और खुलासा आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। आपको बता दूं कि इस बारे में खुलासा हुआ कि जो जॉर्ज सोरोस की जो संस्था है, वो संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं सेठी, और ये सेठी भारत में है और ये अब दिखाई दिए थे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में, यानी सीधा कनेक्शन दिखाई दे रहा है और ये राहुल गांधी से मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, जब सीए का विरोध हो रहा था उस समय ये जो साहिल सेठी है, सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट, ये शाहीन बाग में जाकर देश विरोधी भाषणबाजी कर रहे थे। तो अब बिल्कुल खुल गया है कि वो जो आंदोलन था उसके पीछे कौन ताकतें थीं, कौन ऐसा चाह रहा था कि देश के मुसलमानों को भड़काकर पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया जाए। स्पष्ट हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ और चीजें बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से यह पता लगता है, एक के बाद एक कड़ियां खुलती चली गई। आपको बता दें, यह हंगरी मूल का जो जॉर्ज सोरोस है, ये इसमें अभी तक ये एक खबर आई कि इन्होंने सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी में $32 मिलियन इन्होंने देकर इस संस्था को खड़ा किया और इन्होंने क्लाइमेट चेंज और तानाशाही, इसके विरुद्ध यूं तो ये अभियान चलाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो जॉर्ज सोरोस ने अपने भाषण में कही, प्रमुख रूप से उन बिंदुओं की चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है और यह मोदी के इशारे पर हो रहा है। गुजरात दंगों को लेकर के उसमें प्रचार किया गया, जैसा मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया। इसी तरह आपको बता दें कि यहां जो है द गार्डियन जो है उसमें भी एक जिक्र किया गया और यह कहा गया कि गौरी लंकेश नाम की एक पत्रकार थी, उसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जो है इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि जिस तरह से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और उसको संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। एक रिपोर्ट तैयार की गई और इसके लिए भी मोदी को दोषी बताया जा रहा है। हालांकि आपको बताएं कि गौरी लंकेश को जो है 2017 में गोली मार दी गई थी और वहां कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कुछ भी हो, कनेक्शन मोदी से करना है, मोदी को बदनाम करना है। उसके दो मकसद हैं कि जो आज मोदी अभियान लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस तरह से आज पसमंदा मुसलमान मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट कर रहे हैं,
इनको लग रहा है कि इस वर्ग को भड़काया जाए। जहां एक तरफ एक बेरोजगारी के मुद्दे को लाया जाता है, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि साहब देश में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, उसमें राहुल गांधी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वो इसी तरह के मुद्दे को उठाता है। अभी आप देखिए कि ये जो है फिर से विदेश की धरती पर जाने वाले हैं राहुल गांधी, और घोषणा हुई है कि ये जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से जाएंगे। राहुल गांधी का पिछला जो भाषण है, यदि आप उसे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से विदेश की धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैंपस में राहुल गांधी बयान देते हैं और भारत को यह कहते हैं कि ये तो राष्ट्र ही नहीं है, ये तो राज्यों का एक समूह है। इसी तरह वो मोदी सरकार को टारगेट करते हैं और अब बिल्कुल साफ हो गया है कि पूरा एक लोगों का गिरोह तैयार हुआ है जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत की व्यवस्था को कैसे चौपट किया जाए। जो भारत आज आर्थिक रूप से उन्नति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनकर के भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। और जॉर्ज सोरस अपने भाषण में इस्तेमाल करता है हिंदू राष्ट्र शब्द को। वो कहता है कि मोदी जो है वो तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चल रहा है, जबकि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी की तरफ से आज तक कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया गया। हालांकि यह एक सत्य है कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, इसको घोषणा करना मात्र है। लेकिन इस शब्द को लेकर के जिस तरह से एक नैरेटिव चलाया गया, जिस तरह से दुष्प्रचार इस शब्द को लेकर के किया गया है, उसका एक केवल मकसद है कि देश के मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे उतार दिया जाए और मोदी के विरुद्ध मुसलमानों के जरिए एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार को फिर से कोई वोट ना दे सके, इसके लिए काम किया जाए। मैं पहले से भी इस बात को कह चुका हूं कि जो हिंदुओं में भी दलित वर्सेस ब्राह्मण कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के विवादित बयान दिए गए, जिस तरह से आरजेडी के नेता ने बिहार में भाषण दिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बयानबाजी की। और इसका आप कनेक्शन देखिए, अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इसी टूल किट का एक हिस्सा है और उसी तरह बात कर रही है। इसका जो तस्दीक है, इसका जो प्रमाण है, वो इस बात से मिलता है कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ना कोई कार्रवाई की, ना अखिलेश ने इसके लिए माफी मांगी, बल्कि दो उनकी महिला कार्यकर्ता वो अगर ये कहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर दिया गया बयान बहुत गलत है और राम के विरुद्ध इस तरह का कोई बयान देगा तो वो सहन नहीं होगा, वो दो कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह बताता है कि ये किस तरह से एक एजेंडे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते थे कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देगा, इसके बाद बिहार में चंद्रशेखर यादव ने बयान दिया, इनको उम्मीद थी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जो ब्राह्मण हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, इन नेताओं पर हमला करेंगे, और इन नेताओं पर जब हमला होगा तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा दिया जाएगा, यानी इसको दलित वर्सेस ब्राह्मण कर दिया जाएगा। और यही एक कुटिल चाल ये टूल किट तैयार करने वालों ने की कि एक तरफ हिंदुओं को बांट दिया जाए, दलित वर्सेस ब्राह्मण। आपको याद होगा हाथरस में जब दुर्घटना हुई, हाथरस में जो कांड हुआ, जो एक दलित लड़की के साथ रेप के बाद हत्या की गई, हालांकि उसमें तत्काल योगी पुलिस ने काम किया, जो दोषी थे उनको जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तक ने वहां जाकर डेरा डाल दिया था। किस तरह से 24-24 घंटे रिपोर्टिंग हो रही थी। उनका एक सूत्री मकसद था कि उत्तर प्रदेश में योगी को टारगेट किया जाए और इधर केंद्र में मोदी को घेरा जाए और दोनों को सवाल किया जाए कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो योगी दलित विरोधी, योगी मुस्लिम विरोधी, मोदी मुस्लिम विरोधी और मोदी भी दलित विरोधी है। ये इस तरह का अभियान मीडिया हाउसेस के जरिए चलाया गया। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं में एक तबके को भड़काकर जिस तरह का टारगेट किया गया था, आपको याद होगा कानपुर के एक माफिया को, एक गैंगस्टर को जिसने पुलिस के अधिकारी को मारा था,
आपको याद होगा विकास दुबे, उस समय एक अभियान चलाया गया कि योगी तो ब्राह्मण विरोधी है, योगी ब्राह्मण विरोधी है, योगी यादव विरोधी है, योगी तो गोरखपुर के अंदर अभियान यह भी चलाया गया कि योगी तो ठाकुर विरोधी भी है। यानी योगी जो है वो केवल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकले हैं, भगवाधारी है, लेकिन सत्ता में बैठकर वो तानाशाही कर रहे हैं। और इसलिए एक तरफ जहां योगी को टारगेट किया गया, भगवा वस्त्रधारी होना और संत होना, यह सहन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मोदी को टारगेट किया गया, क्योंकि ये जो टारगेट करने वाली टूल किट है ये अच्छे से जानती है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और यहां जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। जहां एक तरफ MY समीकरण के कारण दोनों राज्यों में आरजेडी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती रही है, तो इनकी एक तैयारी थी कि 2024 के चुनाव को लेकर ऐसा माहौल बिहार और उत्तर प्रदेश का खराब कर दिया जाए कि क्योंकि जो माफियाओं पर कार्रवाई हुई है उसमें यह कहा जाए देखो देखो योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं मुसलमानों पर, लेकिन यह सच नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, भारत में और उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो खास तौर पे जानते हैं कि योगी जी के द्वारा अभी तक जिन माफियाओं पर बुलडोजर चला है उनकी संख्या लगभग 900 से ऊपर है। और उसमें ऐसा नहीं है कि सब 900 के 900 वो मुसलमान हैं, उसमें हर वर्ग के वो लोग हैं जो भी अपराधी हैं। लेकिन इसको ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि वो केवल मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। इसमें ओवैसी का बयान आया, याद करिए, और इसमें ऐसे नेताओं का बयान आया, इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान आया, और इसके अंदर कूदे तो कुछ ऐसे नेता भी कूदे जो अपने को दलित नेता कहते हैं। चंद्रशेखर उर्फ रावण जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से मूर्तियों को, भगवान को, देवी देवताओं को गाली दी गई, एक बढ़िया सा टूल किट तैयार की गई कि आक्रोश होगा, फिर उन नेताओं पे हमले होंगे और उस हमले के बाद देश का माहौल खराब होगा। लेकिन अब जब कांग्रेस का सीधा सीधा संबंध सामने आ गया है, आपको बता दूं कि यहां इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो चुनाव आयोग है यह मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब एक और आरोप लगाया गया, द गार्डियन का जिक्र मैंने किया, एक गार्डियन भी विदेशी है। अब इसमें यह कहा गया कि साहब इजराइल की एक संस्था के जरिए चुनावों को मैनिपुलेट किया गया, यानी चुनावों को प्रभावित किया गया, और मोदी ने पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर यह इंस्टॉल किया, आपने सुना होगा। कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के विरुद्ध रचा गया है। इस टूल किट में भारत की राजनीतिक दल के कई नेता ये इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और इन सब की फंडिंग का सोर्स कहां से है ये जो अब खुलासा हुआ है जॉर्ज सोरोस के उस बयान पर, जो अब सोशल मीडिया पर बाकायदा ओपनली पड़ा हुआ है। एक के बाद एक हमला, एक के बाद एक हमला, और वो हमले सब योगी और मोदी पर, देश के उद्योगपति पर, चुनाव आयोग पर हमला, देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हमला। यानी जो फैसला इनके हित में आ जाए वो जज ठीक है, लेकिन जो जज इनके अनुसार फैसला ना दे, जैसे कि आपने देखा अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि का जो मामला था, जिस मुस्लिम जज ने सत्य के आधार पर फैसला दिया कि वहां राम मंदिर पहले था, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, और जो यहां हमारे यहां पुरातत्व विभाग है बाकायदा उसने जांच करके वो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इस आधार पर माना गया है कि सबूतों को देखने के बाद कि यहां पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और इसलिए फैसला जजों ने सबूतों के आधार पर दिया। लेकिन यहां टारगेट किया गया कि आप ऐसे एक जज को राज्यपाल कैसे बना देंगे। हमने देखा, हमें लग रहा था कि यह खाली एक बयान है, हमें लग रहा था कि खाली एक कांग्रेस की पुरानी आदत है कि जो भी मोदी सरकार काम कर रही है उसको उस पर सवाल उठाना है, क्योंकि वो एक विपक्षी पार्टी है, और विपक्षी पार्टी होने के कारण उसका यह कर्तव्य है कि वो केंद्र में बैठी हुई सरकार के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करे, उनकी कमियों को पकड़े। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है यह बहुत भयंकर है। पूरे देशवासियों को समझना होगा कि आज भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, संत समाज की बात करने वाले, प्रभु श्री राम की बात करने वाले,
मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात करने वाले, मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ पूरी एक भीड़ उमड़ पड़ी है, पूरी एक टूल किट उमड़ पड़ी है और पैसा दिया जा रहा है अरबों खरबों में। उस पैसे को लेने के लिए देश के कुछ राजनीतिक दल, देश के कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक संगठन, कुछ एनजीओ इस कदर टूट पड़े हैं कि उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि पैसा आ रहा है तो ये पैसा लें और इस समय पैसा लेकर जो वो संस्थाएं चाहती हैं वैसा वो बयान देंगे। बहुत भयंकर हो रहा है। अब देशवासियों को तय करना है कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, उनको कौन चाहिए। उनको वो चाहिए जिन्होंने 65 साल इस देश में राज किया तो देश की क्या हालत करके रख दी थी। धारा 370 नहीं हटा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, भ्रष्टाचार चरम पर था, रोड, हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज कभी आपने सुना था? जितनी तरक्की आज हो रही है, एक के बाद एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं। 450 से अधिक बोइंग विमान का ऑर्डर दिया गया है, वो भी एक टाटा के जरिए। यानी देश की तस्वीर बदलने जा रही है। तो दुनिया के कुछ देशों में इस बात को लेकर खलबली है, जिसमें एक व्यक्ति है जॉर्ज सोरोस और उसके पीछे चीन, उसके पीछे कई ऐसी शक्तियां। अब ये जो खुलासा हुआ है इसका मतलब साफ है कि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उस तक आते आते इस तरह की कई टूल किट तैयार होंगी, कई ऐसे फंडिंग करने वाले लोग होंगे और उनके साथ कांग्रेस जुड़ करके इस देश का माहौल खराब करके मोदी को सत्ता से बाहर करने का काम इस टूल किट के जरिए करेगी। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे, समस्या सामने है। एक के बाद एक हर बात में आपको लगता है कि हां भाई राहुल गांधी गलत बयानी कर रहा है, राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को भी लोगों ने कहा यह तो भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। तो फिर इसका मुकाबला कैसे करें? क्या इन लोगों को उठाकर जेल में डाल दें? यह हल नहीं है, क्योंकि एक को पकड़ोगे उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, क्योंकि इस संस्था के साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो न्यायपालिका के लिए भी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं। इसमें जो है आपको बता दूं एबीटी, ये एबीटी क्या है? हर्षमंदर इसकी स्थापना करते हैं और अमन बिरादरी ट्रस्ट ये इसका नाम है। और यह संस्था क्या करती है? तो जो रोहिंग्या हैं, अवैध घुसपैठिए, उन तक के भी केस सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ने की बात करती है, उनको मदद पहुंचाती है मानव अधिकारों के नाम पर। लेकिन मकसद है इस देश की डेमोग्राफी चेंज करना, मकसद है इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। अब देश को तय करना होगा कि किन्हीं लोगों ने, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने पैसा फेंकने की तैयारी कर दी है, खरबों रुपया वो इस देश में भेजेंगे। इसी तरह मीडिया चैनलों को खरीदा जाएगा, तरह तरह के विज्ञापन के नाम पर, किसी और के नाम पर, कंपनियों के विज्ञापन के नाम पर उनको दबाव दिया जाएगा कि हम जो कहें वो खबर आपको दिखानी है। कई पत्रकार इस टूल किट में तैयार हैं। अब सवाल यह है कि जो ये चाहते हों कि इस देश का माहौल फिर से वैसा ना हो जो 2014 के पहले था, हिंदुओं को दबाया जा रहा था। 65 साल हिंदुओं के लिए बताओ कांग्रेस ने क्या किया? केवल तुष्टीकरण ये चाहिए या मोदी चाहिए? और अगर आपका जवाब यह है कि आपको मोदी चाहिए, आपका जवाब यदि यह है कि जैसा सरकार आज काम कर रही है वैसा आपको काम चाहिए, आपका जवाब यदि यह है कि आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आपका जवाब यदि यह है कि आपको प्रभु श्री राम का मंदिर चाहिए, आपका जवाब यदि यह है कि इस देश में ऐसी तरक्की चाहिए जैसी आज हो रही है और यह देश विश्व गुरु बने, तो आपको अब जागना होगा। और खाली जागने से काम नहीं चलेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको युद्ध के लिए, ये जो सूचना वार है, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अब ट्विटर स्पेस पर 200 लोग बैठकर चर्चा करें, यह समय अब नहीं है। अब इससे और अधिक तेजी से आपको मुकाबला करना होगा, क्योंकि हमला करने वाले बहुत शक्तिशाली लोग हैं। जब भारत में बैठे हुए कुछ गद्दार, कुछ सपोले उनके साथ मिल जाते हैं
तो यह खतरा और भी आक्रामक हो जाता है। जब देश के गद्दार देश के दुश्मनों के साथ मिल जाएं, तो फिर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में मेरा आप सबसे आग्रह है, आप में से यदि कोई लोग कहते हैं कि हमको मोदी पसंद है, आप में से यदि कोई लोग कहते हैं कि हम तो भाजपा के समर्थक हैं, आप में से कोई लोग कहते हैं कि हमको तो यही सरकार 2024 में चाहिए, तो निश्चित रूप से तैयार हो जाइए। दिन रात नहीं देखना, अब मात्र 1 साल लगभग बचा है। ऐसे निस्वार्थ व्यक्तियों की अब आवश्यकता है कि जो इन विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार हों। वो फेक न्यूज फैलाएंगे, हम सच जनता तक पहुंचाएंगे। वो टूल किट बनाएंगे, हम टूल किट का खुलासा करेंगे। वो देश के अंदर बैठे गद्दारों की फंडिंग करेंगे। हम ऐसे राष्ट्रभक्तों की एक टीम तैयार करेंगे जो तन मन धन से इस देश की सेवा में अपने आप को आगे लाए। मैं तैयार हूं, मैंने अपना काम कर दिया। मैंने तो तय कर लिया कि मैं इन मुद्दों पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। जो मेरे सोर्सेज हैं, जहां से भी ये पता लगेगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। निस्वार्थ आपका काम केवल इतना है कि आप ये जो टूल किट के हिस्सा हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, इनकी जानकारी देश की एक एक जनता तक पहुंचा देना है। और ये पहुंचाना उन तक भी है जो ये कांग्रेस समेत ये राजनीतिक दल के बहकावे में आकर सड़कों पर उतर जाते हैं। हमें समझाना होगा कि 2014 के बाद से एक भी मुसलमान को क्या भारत के बाहर भेज दिया गया? क्या किसी भारत के मुसलमान का नुकसान हुआ? सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले और सबका विश्वास जीतने की पूरी उस ताकत को लगाने वाले, सबका विश्वास जीतने के लिए ऐसे व्यक्ति को तानाशाह कहा जाएगा? क्या मोदी तानाशाह है? या तानाशाह वो लोग थे जिन्होंने इस देश को इमरजेंसी की आग में झोंककर लोगों को जेल में भर दिया था? कांग्रेस से यह सहन नहीं हो रहा कि आज वो सत्ता के बाहर हैं, और इसलिए सत्ता में वापसी के लिए ये पूरे विपक्षी दल बेचैन हैं। महागठबंधन, सब लोग संगठन, ये केवल एक मकसद है, किसी तरह ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को यहां से आउट करें, किसी तरह राम मंदिर बनाने वालों को फिर से वापसी ना करने दें। तो अब आपकी बारी है, आपकी प्रतिज्ञा की बारी है, आपके प्रण की बारी है और आपकी तैयारी है। यहां मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कहना चाहता हूं कि जब अब पता लग ही गया है कि सामने दुश्मन है, और अब एक एक करके ये भी परतें खुलती जा रही हैं कि कौन कौन दुश्मन है, तो मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आपको भारत के अंदर जो भी ऐसे लोग लग रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी हैं, वो देश की तरक्की चाहते हैं, देश में अमन शांति चाहते हैं, ऐसे लोगों का प्रयोग करिए, सपोर्ट करिए उनको, और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराइए, और अब खुलकर मैदान में आ जाएं। बिल्कुल महाभारत के युद्ध की तरह, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, हम 5 ही बहुत हैं, 100 का मुकाबला हम 5 कर लेंगे। और 5 की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये आप समझ लीजिए कि जिस जिस तरह से आपके पास शक्तियां हैं, उन सबके साथ आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। हुई है वही जो राम रचि राखा, होएगा तो वही। समझ लीजिए, इस देश का जो भाग्य है वो कोई जॉर्ज सोरस जैसा इंसान तय नहीं कर सकता। ये कोई राहुल गांधी इस देश का जो भाग्य है वो तय नहीं कर सकता। कोई समाजवादी का अखिलेश यादव इस देश का भाग्य तय नहीं कर सकता। कोई लालू प्रसाद यादव बैठकर तय नहीं कर सकता कि बिहार का भाग्य क्या होगा। ये भाग्य लिखेंगे आप और मैं। आपने और मैंने मोदी को चुनकर, वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है, तो जॉर्ज सोरस होता कौन है यह कहने वाला कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। ये कौन होता है? चुनी हुई सरकार है, कोई जबरदस्ती बनी हुई नहीं है, लोगों ने वोट दिया है। यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने भाजपा को वोट देकर केंद्र की चाबी सौंपी है। तो अब आप उठिए, खड़े होइए, और मैं कहता हूं कि जो इस देश में बिकाऊ पत्रकार हैं, अब उनको एक्सपोज करिए। मैंने अपनी जिम्मेदारी कर दी है कि मैं आप तक वो सच्चाई पहुंचा रहा हूं जो मुझे
सोर्स के जरिए पता लग रहा है कि देश के अंदर गद्दार कौन है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस जानकारी को देश के उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस देश का हित चाहते हैं, और उन तक भी पहुंचाएं जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको पता लगे कि अब देश के अंदर देशभक्त लोग और सनातनी जाग चुके हैं। अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। वंदे मातरम।